Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma, and today I am making this chapter ahead which I started for class 11, consumer equilibrium. In yesterday's video I explained to you about the relationship between TU and MU, and I explained to you law of diminishing marginal utility. So the same topic today I will make you practice for the numericals of TU MU, how it can be calculated, and this question comes as 3 or 4 mark question in examination. तो सबसे पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगी किसका, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको लॉ ऑफ DMU के क्या कराऊंगी, एजम्पशंस। बोर्ड पे लिखा है सामने, क्योंकि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ DMU, क्या होता है लॉ ऑफ DMU, ये मैंने आपको सब बता दिया है। अब इसके आज मैं पहले एक न्यूमेरिकल कराऊंगी और उसके बाद एजम्पशन, राइट। अब आ जाइए, एक न्यूमेरिकल लेती हूँ और आपके सामने सॉल्व करके दिखाती हूँ उसको। लॉ ऑफ DMU, सिंपल क्वेश्चन आता है बच्चों कि आपको यूनिट्स कंज्यूम दिया, ठीक है, और दिया TU, ठीक है। TU किस में है, यूटिल्स में है। यूटिल्स क्या है, इमेजिनरी मेजरिंग यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन, राइट। और आपको निकालना है MU, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, राइट। अब इसमें 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और TU दिया है बच्चों आपको, जब 0 यूनिट ऑफ कंजप्शन होगा तो ऑब्वियसली TU टोटल सेटिस्फैक्शन भी हमारा 0 होगा, राइट। और MU यहाँ पे हम अननोन डाल देते हैं या 0 भी डाल सकते हैं, राइट। इसके बाद आपका 12 21 29 32 एंड 30, ये बच्चों दिया आपको टोटल यूटिलिटी, जिससे आपको निकालना है मार्जिनल यूटिलिटी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट MU थ्रू TU व्हेन कंजप्शन इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, यानी कि यहाँ पे कंजप्शन 1 यूनिट से बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे MU का फॉर्मूला है, ब्रैकेट में लिखेंगे TUN माइनस TUN माइनस 1। यस्टरडे आई एक्सप्लेन टू यू दिस फॉर्मूला। इसकी हेल्प से हम यहाँ MU निकाल लेंगे, यहाँ पे डैश, क्योंकि इसके लिए हम क्या चाहिए, चेंज, और यहाँ इनिशियल स्टेज पे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे ये TUN हुआ और ये TUN माइनस 1 हुआ। What was the total satisfaction by subtracting 1 unit of consumption, यानी कि 0 यूनिट पर TU 0 है, ये क्या है TUN माइनस 1, और ये क्या है TU। इस लेवल ऑफ कंजप्शन पे MU कैलकुलेट करने के लिए, तो 12 माइनस 0 इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, TUN, और ये क्या हो गया, TUN माइनस 1। अब ये TUN है 21 और TUN माइनस 1 हो गया 12। सो 21 माइनस 12 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब यहाँ पे ये TUN हो गया और यहाँ पे ये TUN माइनस 1 हो गया, यानी कि 29 माइनस 21, अब ये कितना हो गया 8, ठीक है। अब यहाँ पे ये TUN हो गया बच्चों, और यहाँ TUN माइनस 1 हो गया, यानी कि 32 TUN एंड 29 TUN माइनस 1। तो यहाँ पे आंसर आया आपका 3, ठीक है। अब यहाँ पे ये TUN हो गया और ये TUN माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 30 माइनस 32, यहाँ पे आंसर आया माइनस 2। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन कैलकुलेट MU थ्रू TU। और हाउ वी कैन कैलकुलेट TU टोटल यूटिलिटी थ्रू MU, व्हाट इज द फॉर्मूला, सिग्मा MU, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि यहाँ पे अगर हम इसको रब कर दें, ठीक है, और इससे हमको निकालना है TU, ठीक है। अब हम ऐसे बताती हूँ आपको कि MU अगर दिया है तो TU कैसे कैलकुलेट करेंगे। MU दिया है 12 9 8 3 एंड 2,
तो यहाँ पे आपका जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो कंजप्शन तो जीरो सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे सिग्मा एम यू यानी कि 12 भी है। अब इसके बाद यहाँ पर टी यू सिग्मा एम यू यानी कि 12 प्लस 9, यहाँ पे हो गया 21। और यहाँ पे टी यू सिग्मा एम यू यानी कि 12 प्लस 9 प्लस 8, ठीक है। 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 8 29। यहाँ पर 4 यूनिट ऑफ कंजप्शन पे टी यू क्या होगा, सिग्मा एम यू यानी कि आपका 12 प्लस 9 प्लस 8 एंड प्लस 3 यानी कि आपका होगा 32। और यहाँ पे लास्ट में आपका टी यू होगा 12 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 3, ठीक है, एंड प्लस -2। प्लस -2 क्या हो गया, माइनस, तो क्या हो गया 32 माइनस 2 इज इक्वल टू 30। तो अगर टी यू दिया है तो हम एम यू कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर एम यू दिया है तो हम टी यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो वही सिंपल क्वेश्चन बच्चों। अब मैं आपको एक मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ, दैन यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। और ये क्वेश्चन कभी कभी 3 और 4 मार्क्स में आ जाता है बच्चों, ठीक है, 3 और 4 मार्क्स में। ये एक क्वेश्चन लिख रही हूँ आपके लिए और आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। कैलकुलेट द मिसिंग फिगर, मिसिंग फिगर, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट्स दी है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे टी यू है विच इज इन यूटिल्स, एम यू है विच इज अगेन इन यूटिल्स, यूटिल्स, ठीक है। यहाँ पे आपका 5 9 फिर अननोन 3 यूनिट पर आपको कैलकुलेट करना है, 14 और फिर 5 यूनिट पर फिर कैलकुलेट करना है। एम यू दिया है बेटा, एम यू इज गिवन, दिस इज अननोन अननोन, ठीक है, और 3 इसके बाद, 3 के बाद है अननोन और 1। यहाँ पे आपको मिसिंग फिगर्स, यहाँ पे ये यानी कि 1 2 3 4 5 वैल्यू मिसिंग है जिसको आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। फॉर्मूला वही है एम यू। अब ये ध्यान रखेंगे हर पर्टिकुलर लेवल ऑफ कंजप्शन पे या तो टी यू दिया होना चाहिए या फिर एम यू, एक वैल्यू जरूर होनी चाहिए। दोनों वैल्यू मिस है तो नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये दोनों दिया है, थर्ड पर एम यू दिया है, फोर्थ पर टी यू दिया है और फिफ्थ पर एम यू दिया है। एक वैल्यू गिवन होनी चाहिए, एक वैल्यू गिवन है तो दूसरी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। टी यू का फॉर्मूला है सिग्मा एम यू और एम यू का फॉर्मूला है टी यू से टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1, ठीक है। अगर ये एक से ज्यादा है, गैप में बढ़ रहा है, तो चेंज इन टी यू अपॉन चेंज इन यूनिट्स कंज्यूम्ड, राइट। अब यहाँ पे आ जाइए, एम यू क्या होगा, अगर यहाँ 0 अज्यूम करेंगे हम कंजप्शन तो टी यू भी हमारा क्या होगा बेटा 0, ठीक है। अब ये टी यू एन है और ये टी यू एन माइनस 1 है, तो क्या होगा 5 माइनस 0 5, पहला आंसर आ गया आपका। दूसरा, यहाँ पे 2 यूनिट ऑफ कंजप्शन पे 9 टी यू एन और 1 यूनिट माइनस करके व्हाट वाज द टी यू 5 टी यू एन माइनस 1, सो टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ जाइए, यहाँ पे क्या मिसिंग है टी यू और टी यू का फॉर्मूला क्या है सिग्मा एम यू, तो 5 प्लस 4 9 9 प्लस 3 12, ठीक है। ये टी यू हो गया सिग्मा एम यू से। अब यहाँ पे आ जाइए, ये टी यू एन जिस पर हम निकालते हैं वो टी यू एन होता है और एक यूनिट सब्ट्रैक्ट करके पहला वाला जो टी यू होता है वो टी यू एन माइनस 1 होता है। तो ये टी यू एन है और ये टी यू एन माइनस 1 है, तो 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2, ठीक है।
अब यहाँ पर टी यू मिसिंग है, तो क्या करेंगे, सम ऑफ एम यू, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15. दिस इज योर आंसर. ठीक है, तो इस तरह से करके न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाता है. और कभी कभी 2 वैल्यू दिया है, 1 मार्कर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है. मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर, एनी काइंड ऑफ आंसर यू कैन सॉल्व, राइट. अब आ जाइए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ आज एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, और कल से हम शुरू करेंगे बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. क्या आंसर टॉपिक लॉ ऑफ डीएमयू मैंने पढ़ाया था कि दिस इज लॉ ऑफ डीएमयू इन टेबल 1 2 3 4 5 टीयू एमयू. एमयू फॉल होता है, यानी कि 10 8 7 5, ठीक है, एंड 0 6 और ले लेते हैं, ठीक है, -2. तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 18, 18 + 7 25, 25 + 3 30, एंड अगेन 30 एंड 28. ये क्या है, लॉ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू. ठीक है, अगर टेबल के फॉर्म में पूछता है तो आप ये लिखेंगे. डायग्राम में पूछेगा तो हम डायग्राम बना देंगे. इसमें इंडिपेंडेंट, पहले हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले हम क्या कर रहे हैं, कंजप्शन. तो ये किस पे आएगा, एक्स एक्सेस पे बेटा, ये हमेशा याद रखो. इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन एक्स एक्सेस, यूनिट्स कंज्यूम्ड, और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि सेटिस्फैक्शन डेराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन इज dependent variable that will come on y axis, यानी कि tu and mu. ठीक है, तो tu को डेराइव करना जरूरी नहीं है, यहाँ mu के थ्रू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ये हमारा हो गया mu. अगर वैसे करना है तो आप कितने का लेंगे, 5 का डिफरेंस ले लेंगे, 5 10 15 20. वैसे ये बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें टाइम लगता है, वेस्ट होता है टाइम. सिंपल आप ऐसे करके दिखा देंगे कि दिस इज फॉलिंग कॉन्टिन्यूसली. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये मार्जिनल यूटिलिटी एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स of a commodity, the consumption derived from each successive unit falls. Marginal utility क्या है, consumption derived from each successive unit will fall 10 8 7 5 0 -2. This is diagrammatic presentation of law of DMU. अब हम डिस्कस करेंगे इसके assumption. कभी कभी assumptions पे भी क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्कर. ठीक है, लॉ ऑफ डीएमयू की क्या assumptions है, क्या एज्यूम करते हैं कि ये एजम्पशन होंगे तब लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल होगा. आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है. पहला एजम्पशन है बेटा कि जो सेटिस्फैक्शन है दैट शुड बी हियर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, यानी कि हमारा जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है हमको वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है, यानी कि हम मार्जिनल यूटिलिटी को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में, दैट इज वाई जो पहला अप्रोच है जिसको मैंने स्टार्ट किया है, बेस इसका यूटिलिटी इज द टूल्स which is used to measure the consumer equilibrium through utility approach, through cardinal approach. तो पहला assumption ये है कि cardinal expression of the utility, right? दूसरा है मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. ठीक है, इसको हम मॉनेटरी टर्म में भी मेजर करेंगे. अभी यूटिलिटी क्या है और आगे चल के मैं सिखाऊंगी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो कि यूटिल्स में है उसको हम मनी में भी एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, तो इट इज एज्यूम्ड, और ये सारे एजम्पशंस हैं, राइट, कि दैट यूटिलिटी इज मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म टू. ठीक है, नेक्स्ट है कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, राइट. मतलब कि ये लॉ कब एप्लीकेबल होगा, जब जो हम कंजप्शन कर रहे हैं कॉमोडिटी का वो एक रीजनेबल क्वांटिटी में कर रहे हैं. अब इसका एक बहुत ही अप्रोप्रिएट सा एग्जांपल है. ठीक है, चपाती का स्टैंडर्ड साइज इतना बड़ा होता है बेटा. ठीक है, अगर इतने बड़े साइज की रोटी मैं कंज्यूम कर रही हूँ
तभी each successive unit will give lesser and lesser satisfaction to me. यानी कि marginal utility derived from each successive unit will fall. Once I am consuming the chapati having the reasonable size. ठीक है, जैसे पानी है, ठीक है, पानी का स्टैंडर्ड्स जब हम पानी कंज्यूम करते हैं तो उसमें हमारा जो रीजनेबल साइज है वो एक ग्लास फुल ऑफ वाटर है, यानी कि एक ग्लास पानी पिएंगे, दैट इज द रीजनेबल क्वांटिटी. अगर मान लो एक चम्मच, ठीक है, हम वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, स्पून फुल ऑफ वाटर, दिस लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल. ठीक है, यानी कि मैं अगर पानी पी रही हूँ, तुम्हारे पापा सपोज ऑफिस से आए, ठीक है, उनको ऑफिस से जब आएंगे अगर आपको पानी सर्व करना है तो आप क्या में करते हैं, गिलास में. और जब गिलास में करते हैं तो वो एक गिलास पीते हैं, उसकी यूटिलिटी सेकेंड ग्लास से ज़्यादा होती है, यानी कहीं सेकेंड ग्लास जब देंगे तो उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि वो पार्टली सेटिस्फाइड हो चुके हैं, एक गिलास उन्होंने पानी पी चुका है. फिर थर्ड ग्लास पिएंगे तो उसकी यूटिलिटी ज़ीरो हो जाएगी, वो मना कर देंगे. और फोर्थ ग्लास अगर दोगे तो उनको प्रॉब्लम होगी, पेट में फिर भूख ही नहीं लगेगी. ठीक है, पानी से ही पेट भर जाएगा. तो ये कब हो रहा है, जब हम रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ वाटर वी आर सर्विंग टू हिम. अगर तुमने सपोज पापा तुम्हारे ऑफिस से आए और उनको एक चम्मच में पानी पिलाने के लिए दे दिया, ठीक है, तो सेकंड चम्मच पानी की जो आप दोगे उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द फर्स्ट स्पूनफुल ऑफ वाटर. क्यों? और लॉ ऑफ डीएमयू विल नॉट बी एप्लीकेबल. कब एप्लीकेबल होगा, जब गिलास फुल ऑफ वाटर दोगे. ठीक है, क्योंकि एक इतनी से पानी से तो उनकी प्यास और बढ़ जाएगी. और सेकंड जब स्पून फुल ऑफ वाटर दोगे तो उसका यूटिलिटी बढ़ जाएगी इन स्पाइट ऑफ फॉलिंग, डिमिनिशिंग. तो जो हमारी क्वांटिटी है वो एक रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए, तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा. ठीक है, अब इसमें आपका एक और जो कंजप्शन है वो एक इंटरवल ऑफ टाइम पे होना चाहिए. ठीक है, इंटरवल कॉन्टिन्यूस कंजप्शन है, ठीक है, तब ये लॉ एप्लीकेबल होगा. अगर बीच में इंटरवल, टाइम इंटरवल आ गया, ठीक है, तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. कॉन्टिन्यूस कंजप्शन हो रहा है, यानी कि मैंने एक गिलास पानी पिया, फिर दूसरा पिया, फिर तीसरा, कॉन्टिन्यूसली. अगर मैं एक गिलास पानी सुबह और 4 घंटे के बाद एक गिलास पानी और, तो बीच में क्या हो गया, टाइम इंटरवल. ठीक है, और टाइम इंटरवल के कारण ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि जो आप 4 घंटे के बाद पानी पिएंगे उसकी यूटिलिटी जो आपने 4 घंटे पहले पानी पिया था उससे कम नहीं होगी. ठीक है, जैसे आपने लंच में चपाती खाई 3, तो सेकंड की फर्स्ट से कम थी और थर्ड की का सेटिस्फेक्शन सेकंड से कम था. ये लॉ ऑफ डीएमयू. अब इसमें टाइम गैप आ गया बच्चों, डिनर में जब आपने चपाती खाई और जब डिनर में आपने चपाती खाई पहली, उसकी यूटिलिटी, ठीक है, आपकी लास्ट चपाती विच यू टुक इन द लंच उससे कम नहीं होगी क्योंकि बीच में आ गया बच्चों टाइम गैप. लंच में खाया फिर डिनर में खाया. और ये लॉ कब एप्लीकेबल होगा, जबकि कंजप्शन हमारा कॉन्टिन्यूस हो रहा है, कंटिन्यूएशन में हो रहा है, तब ये लॉ एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा. अब इस पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक बुक में कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल ऑपरेट इवन द इफ कंजप्शन टेक्स प्लेस इन इंटरवल, डिफेंड और रिफ्यूट. ये 3 मार्क क्वेश्चन. ठीक है, कि वो तभी भी ऑपरेट करेगा जब कंजप्शन टेक प्लेस इन इंटरवल. आप क्या करेंगे इसको, रिफ्यूट, क्योंकि मैंने अभी बताया कब एप्लीकेबल होगा, जब इंटरवल नहीं है, टाइम इंटरवल नहीं है, कॉन्टिन्यूसली हम एक चीज कंज्यूम कर, एक आइसक्रीम खाई, 2 आइसक्रीम खाई, 3 आइसक्रीम खाई. अब ये नहीं एक आज खाई, 2 दिन के बाद खाई, 4 दिन के बाद खाई, तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, तो ये क्या होगा, रिफ्यूट होगा स्टेटमेंट, क्योंकि इसने लिखा है कि विल ऑपरेट इवन द कंजप्शन टेक्स प्लेस इन इंटरवल्स,
No. If the consumption takes place in continuous process, then only this law will be applicable. ठीक है, फिर आप अपना एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे लंच और डिनर का जो मैंने दिया है कि टाइम इंटरवल है, तो फर्स्ट चपाती जो हम डिनर में लेंगे उसकी यूटिलिटी लास्ट चपाती इन लंच से ज़्यादा होगी, ना कि कम. ठीक है, ये एजम्पशन हो गया. इस पर 3 मार्क क्वेश्चन है बच्चों. कोई भी चीज़ ऐसा नहीं सोच रहा है एजम्पशन क्या पढ़ने करके, इसी पे 3 मार्क क्वेश्चन है. राइट. इसके बाद नो चेंज इन क्वालिटी. क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. सेम क्वालिटी जो ये यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6, इसकी क्वालिटी सेम होनी चाहिए. ठीक है. एज्यूम करो कि 4th यूनिट आपने जब कंज्यूम की वो बेटर क्वालिटी की थी एज कंपेयर टू 3rd. तो ये बिकॉज ऑफ बीइंग बेटर इन क्वालिटी इट विल गिव 4th यूनिट, नॉट 4, 4th यूनिट विल गिव मोर सेटिस्फैक्शन एज कंपेयर टू 3rd. ठीक है. तो यहाँ पे ये 5 नहीं होगा, फिर ये 7 से ज़्यादा हो जाएगा, 9 और 10, बिकॉज ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ 4th यूनिट. तो कब लॉ एप्लीकेबल होगा, कब एमयू फॉल होगा, जबकि क्वालिटी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर फॉर ऑल द यूनिट्स विल बी सेम. अब इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपका फैमिली से. आपकी मम्मी सपोज इज नॉट वेल. ठीक है. और शी विल टेल योर सिस्टर टू जस्ट मेक द चपातीज फॉर यू. अब सिस्टर इज नॉट परफेक्ट, इज नॉट एक्सपर्ट इन मेकिंग चपाती. ठीक है. तो पहली चपाती आपकी सिस्टर आपको सर्व कर रही है बना के, वो आपको टेस्टी नहीं लगी. ठीक है. आपने कहा मम्मी मुझे नहीं पसंद आ रहा, मम आप बना के दीजिए. ठीक है. तो मम्मी कैसे भी मैनेज करेगी बिकॉज शी लव्स यू. राइट. वो आके बनाएंगी जब चपाती, तो मम्मी की सेकंड चपाती will give more satisfaction as compared to chapati cooked by your sister, because of better quality of chapati here cooked by your mother, because she is expert in making chapatis. So better quality of chapati will give more satisfaction even it is successive unit. So law DMU will not be applicable. Second chapati की जो यूटिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी मम्मी ने जो बनाई एज कम्पेयर टू द फर्स्ट चपाती विच इज़ कुक्ड बाय योर सिस्टर. ऐसा हमेशा नहीं होता, सिस्टर भी एक्सपर्ट होते हैं कभी कभी. इट इज़ द कॉमन एग्जाम्पल आइटम. ठीक है. तो जो गर्ल्स हैं वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि गर्ल्स भी एक्सपर्ट हो सकते हैं. राइट. अगर मम्मी की रोज हेल्प कर रहे हैं तो गर्ल्स भी एक्सपर्ट हो जाएंगे. राइट. अब आ जाइए, आपका रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए. ठीक है. कि कंज्यूमर क्या रैशनल है, वो ठीक से एनालिसिस कर रहा है यूटिलिटी का, तो कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए. राइट. इसके बाद फिक्स्ड इनकम प्राइस होनी चाहिए. यहाँ हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. तो इसके इतने ही एजम्पशन आप पढ़ लेंगे तो इसी में से आपका अगर क्वेश्चन है वो आ जाएगा. ठीक है. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज एज्यूम्ड कांस्टेंट, परफेक्ट नॉलेज. ठीक है. और यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम द डिफरेंट कॉमोडिटीज आर इंडिपेंडेंट. ठीक है. आइसक्रीम की यूटिलिटी चॉकलेट की यूटिलिटीज पर डिपेंड नहीं करती है. ठीक है. तो दिस आर द असम्पशन. राइट. अब आ जाइए, इसका एक क्वेश्चन और मैं आपसे आज डिस्कस करूंगी, क्योंकि समझना और उसके बाद उसको मैंने कल बताया था कि अगर आप कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेट ऑफ बैलेंसिंग फॉर ए कंज्यूमर. और कंज्यूमर कब स्टेट ऑफ बैलेंसिंग में होगा, जब उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगा. ठीक है. टोटल सेटिस्फैक्शन, इट्स नॉट मार्जिनल. टोटल सेटिस्फैक्शन derived from the consumption of all units at a given point of time. जब मैक्सिमम हो जाएगा तब वो क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगा. ना वो अपने कंजप्शन को बढ़ाएगा ना कम करेगा. ठीक है. अब ये अगर मान लो आप सेक्रीफाइस कुछ नहीं कर रहे हैं, तो केवल हमारा सेटिस्फैक्शन जो मिल रहा है वो डिसाइड करेगा बच्चों कि आपका
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होगा, व्हेन नो मॉनेटरी पेमेंट इज मेड, तो वो कैसे होगा, ये देखो अब इसका क्वेश्चन भी बताती हूँ कैसे आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पहले हम क्या करते हैं, कंज्यूम यूनिट्स कंज्यूम्ड, और यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल कंजप्शन के बाद हमें क्या मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी टीयू, मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स, ठीक है। ये लिखना बहुत जरूरी है, इसके बिना डायग्राम क्या है, एक मियर पिक्चर, इट्स नॉट द डायग्राम, राइट। अगर आप मेंशन, क्वेश्चन है हाउ मेनी आइसक्रीम विल ए कंज्यूमर हैव, कितनी आइसक्रीम एक कंज्यूमर लेगा, इफ आइसक्रीम इज अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अगर तुमको फ्री में कोई आइसक्रीम खिलाए तो तुम कितनी आइसक्रीम कंज्यूम करोगे, पेट तो नहीं वो गड़बड़ करना है, आपका हेल्थ तो डिस्टर्ब नहीं करनी है, तो कैसे डिसाइड करोगे कि भैया कोई दूसरा खिला रहा है, ठीक है, फ्री मिल रही है, ठीक है, तो हम कितना खाएं कि हमारा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे वही आपको कॉन्सेप्ट लेना है एमयू का, जहाँ पे एमयू 0 होती है 5 and 6, 0 होती है वहां पे टीयू मैक्सिमम होती है, आपको बताया था कल, टीयू इज मैक्सिमम व्हेन एमयू 0, ठीक है। तो यहाँ पे एमयू 0 या तो टीयू मैक्सिमम डिसाइड करेगी, और या एमयू शुड बी इक्वल टू 0, यहाँ पे कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। अगर आइसक्रीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगी। ये आपका बेस मैंने पढ़ाया इस पूरे चैप्टर का लॉ ऑफ डीएमयू, और कार्डिनल अप्रोच का बेस पढ़ाया यूटिलिटी, मार्जिनल, टोटल, डीएमयू, law of diminishing marginal utility, और law of diminishing marginal utility is base for both the approaches cardinal and ordinal। तो बेस रेडी हो गया है, कल से हम अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे। नेम चैप्टर क्या क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कल से मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगी कि एक तो ये इसमें ही बता दिया मैं, नो मॉनेटरी पेमेंट इज मेड, कैसे डिसाइड करेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, व्हेन टीयू इज मैक्सिमम MU is 0, when no payment is made, no sacrifice is made in the form of price, ठीक है। तो ये मैंने अभी पढ़ा दिया इन केस ऑफ वन कॉमोडिटी। अब इन केस ऑफ वन कॉमोडिटीज व्हेन मॉनेटरी पेमेंट इज मेड, एंड इन केस ऑफ टू कॉमोडिटीज व्हेन मनी इज पेड फॉर परचेज ऑफ बोथ द गुड्स। ये यूटिलिटी हो गया, फिर उसके बाद आपको ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ाऊंगी और चैप्टर विल बी एंडेड, एंड आफ्टरवर्ड आई विल मेक यू, पहले तो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसी में ही डिस्कस करूँगी। अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों, तो यू कैन शेयर इन द कमेंट बॉक्स कि मैम ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है, तो उस आपकी क्वेरी को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी, ठीक है। जो बच्चे रेगुलरली पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो सो दैट दे विल नॉट सफ़र, दे डोंट नीड एनी टीचर एक्सेप्ट मी, बिकॉज आई डोंट लाइक टू शेयर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हैव ए नाइस डे अहेड, ठीक है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हाँ, जाना नहीं है बच्चों, एक लाइक करो, एक सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया हुआ है, देखा है पहली बार तो, और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग और जाने कि मैम यहाँ पर इकोनॉमिक्स आपको पढ़ा रही है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको आगे आगे फॉरवर्ड करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं रेगुलरली आपको आगे पढ़ा पाऊँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे अहेड। थैंक यू।